औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आई होप सो यू आर फाइन। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो गायनोकोलॉजी है, ऑब्स्ट्रिशंस एंड गायनोकोलॉजी सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 1 द पेल्विस, एंड आई एम मेकिंग अ वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सो आई एम अ लिटिल बिट नर्वस। चलें हम इसको देखते हैं और साथ में इसको सीखते हैं। फ्यू डेज़ बैक मैंने ये लिखा, मुझे कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो मैंने कहा नोट्स बना लेती हूँ, लिख लेती हूँ। तो ये मैंने चैप्टर 1 को लिखा है और इसी की आज इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी और हम मिलकर इसको सीखेंगे इंशाल्लाह। पेल्विस है। द पेल्विस कंसिस्ट ऑफ टू इनोमिनेट बोन्स। इनोमिनेट मीन्स जिसका नेम नहीं दिया हुआ। इनोमिनेट बोन्स, वैसे उन्होंने इसका नाम दिया है इलियम, इशियम एंड प्यूबिस को वो कह रहे हैं। तो दो इसलिए क्योंकि एक साइड से राइट साइड और लेफ्ट साइड की दो इनोमिनेट बोन है। दोनों तरफ देखें तो इलियम भी है, इशियम है और प्यूबिक सिम्फिसिस से वो दोनों मिल रही होती हैं। राइट और लेफ्ट दोनों साइड से वो मिलकर प्यूबिक सिम्फिसिस बना रही होती हैं, इसलिए दो इनोमिनेट बोन्स हैं। फिर सैक्रम है और टू विच नॉर्मली मेलिएबल कॉक्सिक्स इज अटैच्ड। तो फिर सैक्रम के साथ कॉक्सिक बोन अटैच होती है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने हमें बता दिया कि पेल्विस किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। दो इनोमिनेट बोन्स हैं, यानी दोनों साइड पर इलियम, इशियम और प्यूबिक है। और फिर हमारा सैक्रम है पीछे, और सैक्रम के बिल्कुल साथ ही नीचे लगा हुआ है कॉक्सिक। तो इस तरह करके पेल्विस बन रहा है। द इनोमिनेट्स एंड द सैक्रम आर्टिकुलेट एट द सिम्फिसिस प्यूबिस। तो उन्होंने यही बता दिया कि जो दो इनोमिनेट बोन्स हैं वो सैक्रम के साथ आपस में मिल रही हैं और फिर वो एक सिम्फिसिस प्यूबिस पे भी मिल रही हैं, एंड द राइट एंड लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट्स। और अगर हम हिप बोन को देखें, कोई स्केलेटन है अगर अवेलेबल तो उसको देखें तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे सैक्रोइलियक जॉइंट, मतलब जो सैक्रम है वो इलियम के साथ मिलकर सैक्रोइलियक जॉइंट। तो ठीक है, दरमियान में फॉर एग्जांपल सैक्रम है तो एक एक साइड पे, राइट साइड पे वो इलियम के साथ जुड़ रहा होगा और लेफ्ट से भी। तो सैक्रम और इलियम मिलकर सैक्रो इलियक जॉइंट। तो वैसे ही उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि इनोमिनेट बोन्स हैं और जो सैक्रम है वो आपस में मिल रही हैं, सिम्फिसिस प्यूबिस पे आकर ये मिल रही होती हैं, अटैच हो रही होती हैं। और फिर राइट और लेफ्ट साइड पे सैक्रो इलियक जॉइंट्स भी हैं और इस तरह एक रिंग बन जाता है, एक गोल सा रिंग बन गया। ठीक है, द रिंग ऑफ द बोन इज़ डीपर पोस्टीरियरली एंड एंटीरियरली। इधर काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज हमें मिल सकते हैं कि अब वो हमें बता रहे हैं कि जो रिंग है वो डीपर पोस्टीरियरली, अगर पीछे साइड पे देखा जाए तो ज़्यादा गहरा है बनिस्बत एंटीरियरली। तो ये एक बात पता चल गई हमें। फिर लिखा हुआ है द इनलेट टू दिस कनाल इज एट द लेवल ऑफ सैक्रल प्रोमोन्टरी एंड सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्यूबिक बोन्स। तो उन्होंने बता दिया है कि ज़ाहिर सी बात है कि रिंग्स है, इसका एक इनलेट है, ऊपर की तरफ से आएगा तो इनलेट है, नीचे से अगर देखेंगे तो वो आउटलेट होगा उसका। तो इनलेट में दो चीज़ें हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, शॉर्ट की हो सकता है कि इनलेट और आउटलेट किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। दे कंसिस्ट ऑफ व्हाट। तो इनलेट तो दिस कनाल इज़ एट द लेवल ऑफ सैक्रल प्रोमोन्ट्री। अगर सैक्रम की जो प्रोमोन्ट्री प्रोमिनेंट एरिया है, सैक्रम का आगे से हम देख लें तो प्यूबिक बोन्स हैं और पीछे देख लें तो सैक्रल है, इस तरह करके एक रिंग सा बन गया है। तो क्या है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री एंड प्यूबिक बोन, सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्यूबिक बोन। तो ये इनलेट बन जाती है। अब हम आउटलेट देख लेते हैं। आउटलेट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्यूबिक आर्च। वो नीचे वाले साइड से ना आउटलेट उन्होंने इसको कह दिया हुआ है। तो आउटलेट किस तरह बन रही है जी, प्यूबिक आर्च है, इशियल स्पाइन, हमने कहा ना इलियम इशियम होता है, तो इशियम की जो नीचे वाला हिस्सा स्पाइन है, जो इशियल स्पाइन है। फिर सैक्रोट्यूबरस, जो सैक्रोट्यूबरोसिटी होती है, तो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स हैं और कॉक्सिक है। तो ये चार चीज़ों से मिलकर बन रही है प्यूबिक आर्च। ये आप इसको रिपीट करके इसको याद कर लें, शॉर्ट क्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, कि आउटलेट इज फॉर्म्ड बाय द प्यूबिक आर्च, इशियल स्पाइंस, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड द कॉक्सिक्स। ये चार मिलकर आउटलेट बना रही होती हैं। फिर लिखा हुआ है जी, द इनक्लोज्ड स्पेस बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट इज कॉल्ड द ट्रू पेल्विस। जो इनलेट और आउटलेट के दरमियान जो स्पेस है उसको उन्होंने ट्रू पेल्विस का नाम दे दिया हुआ है। इसको इसी तरह याद करना है। ठीक है, फिर आगे लिखा है जी, फीमेल ट्रू पेल्विस डिफर्स फ्रॉम द मेल इन बीइंग। जो फीमेल का ट्रू पेल्विस है वो मेल से ऑब्वियसली डिफरेंट है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट है थोड़ा। तो फीमेल के बारे में बता दें कि क्या डिफरेंट चीज़ें हैं फीमेल में। फीमेल का जो पेल्विस है वो शैलोअर है, यानी कम गहरा है, वो इतना डीप नहीं है, शैलोअर है, लेकिन हैविंग स्ट्रेटर साइड्स। उसकी जो साइड्स हैं वो स्ट्रेटर हैं। अ वाइड एंगल बिटवीन द प्यूबिक रेमाई एट द सिम्फिसिस। सिम्फिसिस के ऊपर जो एंगल है वो वाइड है,
है शैलो, है स्ट्रेट साइड्स, लेकिन जो एंगल है वाइड एंगल है बिटवीन द प्यूबिक रेमाया द सिम्फिसिस एंड प्रोपोर्शनेटली लार्जर pelvic आउटलेट। ऊपर से हमने कह दिया शैलो है, हैविंग स्ट्रेट साइड्स हैं, एंगल ज़रा वाइड है, प्यूबिक रेमाया के ऊपर आकर एंगल थोड़ा वाइड है, एंड प्रोपोर्शनेटली लार्जर pelvic आउटलेट। और उसकी आउटलेट क्यों बड़ी है? चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। अगर आउटलेट बड़ी होगी तो बेबी को डिलीवर होने में आसानी होगी, तो अल्लाह ताला ने इस तरह से मतलब उसको वाइडर रखा हुआ है। और ये फीमेल की बात करें तो चार देख ली, शैलोअर, स्ट्रेटर साइड्स, वाइडर एंगल एट द प्यूबिक रेमाई एंड प्रोपोर्शनेटली लार्जर pelvic आउटलेट। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? जो आइडियल या गायनोकाइड पेल्विस है, जो उन्होंने आइडियल पेल्विस का नाम है वो कौन है? गायनाकाइड। ये दोनों गायनाकाइड के लिए हम आइडियल भी यूज़ कर रहे होते हैं। इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाई इट्स वेल राउंड ओवल इनलेट। तो जो आइडियल है हमारे पास पेल्विस, वो वेल राउंड, अच्छे से ओवल इनलेट है उसकी। इनलेट की बात हो रही है, वेल राउंड ओवल इनलेट एंड सिमिलरली अनक्लटर्ड आउटलेट। और उसकी जो आउटलेट है उसके बारे में लिख दिया जी अनक्लटर्ड है। इनलेट क्या है जी? वेल राउंड ओवल है एंड अनक्लटर्ड आउटलेट है होगी उसकी। ये हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायमीटर्स ऑफ द गायनोकाइड ट्रू पेल्विस। ये देखें हाईलाइट करके बोल्ड करके लिखे हुए मैंने। ऑब्लिक और मिड कैविटी के ऊपर मैं एक टिक सा लगाया हुआ है, गुड मार्क। ये क्या शो कर रहा है? जो ऑब्लिक की वैल्यू, अगर आपने इसको याद भी करना है, रट्टा भी मारना है, जो भी करना है, ऑब्लिक की 30.5 ही है। चाहे आप इनलेट की बात कर रहे हैं, इनलेट की ऑब्लिक लाइन देखी जाए, मिड कैविटी से ऑब्लिक देखा जाए या आउटलेट से देखा जाए, वो ऑब्लिक की वैल्यू सेम है जी, 30.5 है। और इसी तरह मिड कैविटी, जो मिड कैविटी है वो इनलेट और आउटलेट के दरमियान आ रही है, तो वो 30.5 ही है। ऑब्लिक भी 30.5 ही है, मिड कैविटी भी 30.5 ही है। अब इनलेट आपको पता चल जाएगा कि इनलेट थोड़ा इतना मतलब वाइड नहीं है, आउटलेट ज़्यादा वाइड है, ठीक है। क्योंकि जब बेबी का हेड होता है वो आउटलेट से जब बाहर निकल रहा होता है तो वो वाइड होना चाहिए, तो वो वाइड ही है, ठीक है। तो इनलेट 28 है। इनलेट अगर देखें जी, एंटीरियर पोस्टीरियर देखा जाए ना आमने सामने से, उसका अगर ये उन्होंने कहते हैं मैयर किया हुआ है, जिस तरह मैयरिंग टेप्स होती हैं ना, उससे उन्होंने मैयर किया हुआ है कि इनलेट 28 है, और फिर एंटीरियर पोस्टीरियरली और ऑब्लिक देखा जाए तो वो 30.5 है, और ट्रांसवर्सली देखा जाए तो वो 33 है। इसी तरह आउटलेट को देख लें तो आउटलेट भी 33 है, वो थोड़ी बड़ी है, एंटीरियर पोस्टीरियरली बड़ी है। आगे जाकर भी हम देखेंगे ऑब्लिक वो 30.5 ही है, और ट्रांसवर्स में अगर देखा जाए तो वो 28 है। मतलब बिल्कुल हॉरिजेंटल सी लाइन लगाई जाए तो आउटलेट ट्रांसवर्सली कम है और एंटीरियर पोस्टीरियरली ज़्यादा है। तो ये आपको समझने की, थोड़ी समझ के इसको इस तरह से याद कर लेना कि एंटीरियर पोस्टीरियरली आउटलेट बड़ी है, और लेकिन जब हम उसको ट्रांसवर्सली मेजर करेंगे तो वो थोड़ी सी छोटी है। इनलेट ट्रांसवर्सली बड़ी है, तो इस तरह से बस देख लेना। फिर उन्होंने बता दिया जी इनलेट, पेल्विक इनलेट की 4 टाइप्स होती हैं, एंथ्रोपॉइड, प्लेटिपिलाइड और फ्लैट, गाइनिकॉइड और एंड्रॉइड। ये फर्स्ट लेक्चर मेरा थोड़ा मिस हो गया था, मैं नहीं ले सकी थोड़ा बहुत, तो फिर ये मुझे इतना इसको प्रोमिनेंटली नहीं पता, लेकिन हम इनको याद ज़रूर कर सकते हैं कि 4 किस्म की हमारे पास पेल्विक इनलेट है। एंथ्रोपॉइड है, प्लेटिप्लाइड है जिसको फ्लैट कह रहे हैं, और गायनेकॉइड इज़ आइडियल, ठीक है, और एंड्रॉइड है। ये 4 आपने इसी तरह से इनके नाम याद कर लेने कि ये पेल्विक इनलेट्स हैं। फिर आगे से हम देख रहे थे द इनलेट हैज़ इट्स लॉन्गेस्ट डायमेंशन फ्रॉम साइड टू साइड। अभी हमने ये बात की है कि इनलेट ट्रांसवर्सली बढ़ी है। एंटीरियर पोस्टीरियरली हमने देखा था 28 थी, एंटीरियर पोस्टीरियरली अगर देखा जाए ना आमने सामने उसकी की जाए मैयर, तो वो ज़रा कम है, लेकिन ट्रांसवर्सली वाइड है वो। तो साइड टू साइड होता है ना ट्रांसवर्स हॉरिजेंटल, साइड टू साइड देखा जाए तो इनलेट बड़ी है, वो 33 थी। तो यही बात को उन्होंने एक्सप्लेन करके बातों में लिख दिया, जो हमने ऊपर डायग्राम, ऊपर जो टेबल में देखा है हमने। जबकि आउटलेट की लॉन्गेस्ट डायमेंशन एंटीरियर पोस्टीरियरली, और उसने ये बता दिया कि जो फीटल स्कल होता है ना, बच्चे का जो स्कल होता है वो भी एंटीरियर पोस्टीरियरली लॉन्गेस्ट होता है। तो इसलिए उसको फिर आउटलेट से निकलने में आसानी होती है, क्योंकि उसका भी एंटीरियर पोस्टीरियर बड़ा है और आउटलेट का भी बड़ा है, और वहाँ से वो निकल सकेगी। आगे उन्होंने ये बात मज़ीद बताई भी है। हाँ जी। मोस्ट कॉमनली इन लेबर द हेड एंटर्स द इनलेट ऑफ द मेटरनल पेल्विस। अभी हमने बात की थी ना कि इनलेट हमारी ट्रांसवर्सली बढ़ी है, तो हेड ट्रांसवर्स होकर आएगा, ठीक है। बेबी का हेड ना ट्रांसवर्सली एंटर होता है, और फिर उस लिखा हुआ है रोटेट्स इन द मिड कैविटी। जो मिड कैविटी आती है ना, उधर थोड़ा सा रोटेट करता है, और जो आउटलेट है
और जो आउटलेट है फिर उससे वो बाहर चला जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने बता दिया कि मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि इन लेबर हेड एंटर्स द इनलेट इन द मैटरनल पेल्विस, इनलेट ऑफ द मैटरनल पेल्विस ट्रांसवर्सली, वो ट्रांसवर्सली एंटर हुआ, मिड कैविटी में रोटेट किया और फिर आउटलेट में वो रोटेट करके एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया ना, और फिर वहाँ से फिर आसानी से निकल जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गेस्ट डायमेंशन में वो निकल जाता है। फिर आगे बता रहे हैं जी पेल्विक फ्लोर एंड द मसल्स ऑफ द पेल्विस। अब जो पेल्विक फ्लोर है जो, और फिर उधर जो पेल्विक फ्लोर में जो मसल्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पेल्विक फ्लोर acts as a dynamic platform that spans the outlet of the pelvis। तो उसने लिखा है कि जो पेल्विक फ्लोर है ना वो एक डायनामिक प्लेटफॉर्म है। पेल्विक फ्लोर एक डायनामिक प्लेटफॉर्म है जो कि स्पैन्स, जो कि पहुंचा हुआ है फैला हुआ है टू द आउटलेट ऑफ द पेल्विस। उसमें आउटलेट भी आ रही है और वो क्या कर रहा है, पेल्विक फ्लोर सपोर्ट कर रहा है एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑर्गन्स को। जो भी हमारे पेट में हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं या किडनी है, पेनक्रियाज है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको भी सपोर्ट कर रहा है और जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनको भी सपोर्ट कर रहा है। इट इज़ कम्पोज ऑफ, फिर उन्हें बता दिया है कि जी जो पेल्विक होता है हमारा फ्लोर वो किस पर मुश्तमिल होता है, मसल्स पे, फेशिया पे, लिगामेंट्स पे। फिर आगे उन्होंने बता दिया द लेयर्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर फ्रॉम डीपेस्ट टू सुपरफिशियल। ये छोटी मोटी एमसीक्यूज हो जाती है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। उन्होंने बता दिया है कि जो लेयर होता है वो डीप से सुपरफिशियल। अभी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी कि लेयर्स क्या हैं, पहले डीप होगी और फिर डीप से जाती जाती फिर वो सुपरफिशियल आ जाएगी, इस तरह करके कोई उसकी अरेंजमेंट है। अभी उन्होंने बता दिया ना पेल्विक फ्लोर में क्या आ रहा है, एंडो पेल्विक फेशिया आ रहा है। तो ये हम फेशिया की बात कर लेते हैं। एंडो मींस अंदर, पेल्विक के अंदर जो फेशिया है इज़ अ फाइब्रो मस्कुलर टिश्यू, मतलब फाइबर्स भी हैं और मसल्स भी हैं, कंपोज्ड ऑफ कोलेजन। अब देखो ना, कोलेजन फाइबर्स या इलास्टिन एंड स्मूथ मसल फाइबर्स। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर स्मूथ मसल्स रखे हुए हैं जो कि इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन कर रहे हैं। अब हम तो नहीं अपने पेल्विक को कहते हैं जी कंट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, तो स्मूथ मसल्स उसके अंदर मौजूद हैं। तो क्या हमने देखा, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज़ हैं जिसके अंदर कोलेजन भी है, इलास्टिन भी है और स्मूथ मसल फाइबर्स भी हैं। फिर लेवेटर एनी मसल्स आ जाते हैं, अदरवाइज नोन एज पेल्विक डायफ्राम। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैम ने हाईलाइट की हुई थी स्पेशल उधर बुक में, वो यही थी कि लेवेटर एनाई को हमने क्या नाम दिया हुआ है, पेल्विक डायग्राम का नाम, डायफ्राम का नाम देते हैं, ठीक है, पेल्विक डायफ्राम। तो अगर लिखा है जी pelvic diaphragm is also named as, यहाँ पे levator ani is also named as, तो वो pelvic diaphragm है, ठीक है, उसको हम pelvic का diaphragm कहते हैं। और pubovisceralis या pubococcygeus, तो काफ़ी नेम है इसके levator ani के, ठीक है। क्या नाम हमने देखा, pelvic diaphragm, pubovisceralis, ये pubic से वर्निंग नहीं है, pubococcygeus एंड इसके अलावा इलियोकॉक्सीजियस आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स। तो ये हमने देख लिया। पहले हमने देखा जी एंडोपेल्विक फेशिया को देखा। एंडोपेल्विक फेशिया के बाद हमने कहा कि वो फाइब्रो मस्कुलर था, ठीक है, मसल्स भी थे, फाइबर्स भी थे। फिर हमने लेवेटर एनी का नाम देखा और उसको हमने कहा कि पेल्विक डायफ्राम भी कहते हैं या प्यूबोविज़रालिस भी कहते हैं या प्यूबोकॉक्सीजियस कहते हैं एंड इलियोकॉक्सीजियस। ये सब चीज़ें मुश्तमिल होती हैं स्ट्रामेटेड मसल फाइबर्स पर, कंपोज्ड ऑफ स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स। फिर तीसरी चीज़ हमने क्या देखी, पेरिनियल मेम्ब्रेन, ये समटाइम्स कॉल्ड द यूरोजेनिटल डायफ्राम, उसको हमने पेल्विक डायफ्राम का नाम दिया है। किसको भला, लेवेटर एनी को। लेवेटर एनी को हमने कहा कि ये पेल्विक डायफ्राम है, जबकि यूरोजेनिटल डायफ्राम हमने कह दिया जी पेरिनियल मेम्ब्रेन को। उधर एक पेरिनियल मेम्ब्रेन है, पेरिनियम होता है द एरिया बिटवीन आई थिंक सो एनस एंड रेक्टम, या फिर ऐसा ही आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। ये उधर एरिया, पेरिनियल मेम्ब्रेन को हमने यूरोजेनिटल डायफ्राम का नाम दे दिया। और द ट्रायंगुलर लिगामेंट, या उसको हम ट्रायंगुलर, तो ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ट्रायंगुलर लिगामेंट, तो हम कह सकते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन इज़ आल्सो नोन एज ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक है, ठीक है। और फिर एक्सटर्नल जेनिटल मसल्स आ जाते हैं। ये हमारे, हम पेल्विक फ्लोर की बात कर रहे हैं, हमने एंडोपेल्विक फेशिया देखा, लेवेट्रानी मसल्स देखे, फिर पेरिनियल मेम्ब्रेन देखी, फिर एक्सटर्नल जेनिटल मसल्स देखे। वो कौन से मसल्स हैं हम उनको देख लेते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल मसल्स आ जाते हैं हमारे पास, कंप्राइजिंग द इशियो, माय गॉड मैं इसको ज़्यादा जूम करती हूँ तो वो ख़राब हो जाता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, कंप्राइजिंग द इशियो कैवर्नस, बल्बो कैवर्नस,
बल्बो कैवर्नस को बल्बोस्पॉन्जियोसिस भी कह सकते हैं, या ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स आर थॉट टू बी ऑफ सेक्सुअल इंपॉर्टेंस। तो हमने एक्सटर्नल जेनिटल मसल्स में कौन कौन से देखे? इशियो कैवर्नस, इशियम बोन है ना, इशियो कैवर्नस, जिसको हाँ इशियो कैवर्नस, फिर बल्बो कैवर्नस का दूसरा नाम है बल्बोस्पॉन्जियोसिस। 3 मसल्स देखे हैं, और ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। ये जितनी दफ़ा इसको पढ़ेंगे फिर याद हो जाएगा। इशियो कैवर्नस, बल्बो कैवर्नस, ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, और ये सारे सेक्शुअल इंपॉर्टेंस के मसल्स हैं, ठीक है। और ये एक्सटर्नल जॉइंटल, इसलिए इनको हमने कह दिया। फिर एक्सटर्नल जॉइंटेलियन स्किन आ जाती है, द चीफ फंक्शन ऑफ, ये सारे हमने पेल्विक फ्लोर में देखा। लिवेटर एनी देखा, एंडोपेल्विक फेशिया देखा, फिर हमने यूरोजेनिटल, जिसको डायफ्राम का नाम दिया था हमने, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा, ये एक्सटर्नल जॉइंटल मसल्स देखते हुए हमने पेरिनियल मेम्ब्रेन को यूरोजेनिटल का नाम दिया था, डायफ्राम का, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है द चीफ फंक्शन ऑफ द पेल्विक फ्लोर इज़ सपोर्ट फॉर द एब्डोमेन एंड द पेल्विक विजरा। जो भी उधर ऑर्गन्स हैं उनको ना सपोर्ट करना ज़्यादा काम होता है। ये जो पेल्विक फ्लोर है ना, इसका काम यही है कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं या फेशिया है, जो भी उनको सपोर्ट करना है। बट इन एडिशन द पेल्विक फ्लोर मसल्स कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिनेंस। ये कॉन्टिनेंस में भी कंट्रोल ऑफ यूरिन एंड फीकल कंट्रोल जो होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ये पेल्विक फ्लोर मसल्स इसमें भी काम कर रहे होते हैं, यूरिन एंड फेसिस, वाइल आल्सो वॉइडिंग एंड डेफिकेशन, कि अब अर्ज जा रही है आपको डेफिकेट करने की, एक्सक्रीट आउट करने की, तो फिर ये उसमें मसल्स काम कर रहे होते हैं। वॉइडिंग, डेफिकेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी में, और चाइल्ड बर्थ के अंदर जब डिलीवरी होनी होती है, ठीक है, ये तब मसल्स काम कर रहे होते हैं। फिर हमने बात की थी जो एंडोपेल्विक फेशिया देख कर आए, एलिवेटर एनी मसल्स देखे, और पेरिनियल मेम्ब्रेन, इन सबको हम सपोर्टिव लेयर्स का नाम देते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर नया हमने देखा। हमने क्या देखा? हमने देखा कि पेल्विक फेशिया है, लिवेटर एनी मसल्स हैं, और पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। पेल्विक फेशिया, लिवेटर एनी मसल्स एंड पेरिनियल मेम्ब्रेन, इन सबको हमने नाम दे दिया एक्सटर्नल एनल। और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को भी, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को भी सपोर्टिव लेयर्स, ये सारी सपोर्टिव लेयर्स हमसे पूछा जा सकता है व्हाट आर सपोर्टिव लेयर्स। फिर उधर मुंह देखने के बजाय अक्सर हमने चीज़ पढ़ी होती है और अचानक माइंड से निकल जाती है, तो ये हमने एंडोपेल्विक फेशिया वगैरह, ये जितने भी लिवेटर एनी मसल देखिए, पेरिनियल मेम्ब्रेन देखिए, लिवेटर एनल स्फिंक्टर देखा, इन सबको हमने सपोर्टिव लेयर्स का नाम दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और मज़ीद इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है जी, पेल्विक साइड वॉल्स पे कौन से मसल होते हैं। जो पेल्विक की साइड वॉल्स हैं उधर कौन से मसल्स होते हैं? ऑब्टूरेटर इंटरनस होता है, पीरिफॉर्मिस होता है। ये दोनों रट लेने हैं कि जी ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड पीरिफॉर्मिस, ये हमारे पास आ जाते हैं जी पेल्विक साइड वॉल मसल्स आ जाते हैं। मसल्स ऑफ कॉन्टिनेंस को मज़ीद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर्कस टेंडिनस फेशिया ऑफ द पेल्विस, ATFP, ये भी कोई फेशिया ही है, वो भी पेल्विस का, और उसका नाम है जी आर्कस टेंडिनस फेशिया ऑफ पेल्विस, इज़ अ लीनियर फेशियल थिकनिंग ऑफ द ऑब्टूरेटर फेशिया। तो ये है क्या? ये एक फेशिया है, आर्कस टेंडिनस फेशिया ऑफ द पेल्विस, ATFP, एक लीनियर फेशियल थिकनिंग है। मतलब जो फेशिया है वो थिक हो गया हुआ है ज़रा, वो लीनियर वे में थिक हो गया हुआ है, वो भी ऑब्टूरेटर फेशिया। फिर अटैच्ड एंटीरियरली टू द प्यूबिक बोन, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मैंने पब्लिक गलती से लिख दिया है, प्यूबिक, प्यूबिक बोन के एंटीरियरली होता है, एंड पोस्टीरियरली टू द इशियल स्पाइन, एंड इज बिलीव्ड टू द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म। अच्छा, तो हमने कहा ये क्या है? जो भी अर्कस टेंडिनस फेशिया था ऑफ द पेल्विस, वो एक लीनियर फेशियल थिकनिंग है। इसको आपने इसी तरह याद करनी है कि वो लीनियर फेशियल थिकनिंग होगी हुई है ऑब्टूरेटर फेशिया की। और अभी अटैच किधर है? जो हमारी प्यूबिक बोन है उसके एंटीरियरली अटैच होता है ये, ठीक है। प्यूबिक बोन के एंटीरियरली अटैच है, और जो इशियल स्पाइन है उसके पोस्टीरियरली अटैच्ड है, ठीक है। प्यूबिक बोन के एंटीरियरली, एंटीरियरली टू द प्यूबिक बोन एंड पोस्टीरियरली टू द इशियल स्पाइन, इसको हमने इसी तरह ही याद करना है। और ये ग्रेट इंपॉर्टेंस है इसकी इन द कॉन्टिनेंस मैकेनिज्म। ये मतलब कंट्रोल करने में, यूरिन को कंट्रोल करने में ये मसल्स इम्पोर्टेंस रखते हैं एज अ कनेक्शन। और ये क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं एक फेशिया है, ये एक कनेक्शन है बिटवीन द इलियोकॉक्सीजियस एंड एंडोपेल्विक फेशिया। एज अ, ये भी आपने अच्छे से याद करना है, एज अ कनेक्शन बिटवीन द इलियोकॉक्सीजियस, जो इलियम है वो कॉक्सिक के साथ जिसमें अटैच नहीं होती, तो इलियोकॉक्सीजियस एंड एंडोपेल्विक फेशिया, तो इसको हमने देख लिया। फिर आगे आ जाता है पेरिनियम, ये भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और एट द आइदर साइड ऑफ द एंट्री टू द वेजाइनल आर द बार्थलिन्स ग्लैंड्स।
तो ये बार्थलिन ग्लैंड्स हैं, अगर आप बेशक इसको गूगल पे भी सर्च करें तो पी के साइज़ के इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, मटर के दाने जितने ये ग्लैंड्स होते हैं। वजाइना के दोनों तरफ इन्होंने बताया ये पाए जाते हैं। वजाइना की जो एंट्री है उसके दोनों तरफ ना ये छोटे-छोटे 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इंट्राइटस क्या है? इज़ एक्चुअली द एंट्री टू द वजाइना। इट इज़ एक्चुअली द ओपनिंग ऑफ द वजाइना, ठीक है? और उसके ओपनिंग ऑफ वजाइना के बिल्कुल आइदर साइड पे उन्होंने बताया हुआ है, एट द आइदर साइड ऑफ द एंट्री टू द वजाइना इंट्राइटस जो होती है उसके दोनों तरफ बार्थोलिन्स ग्लैंड्स पाए जाते हैं, विच आर एक्टिवेटेड मेनली इन द सेक्सुअल अराउजल टू प्रोड्यूस म्यूकाइड सिक्रीशंस। तो जब सेक्सुअल अराउजल होता है तब ये ग्लैंड्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर सिक्रीशंस करते हैं, म्यूकाइड सिक्रीशंस करते हैं। दे आर नॉर्मली अबाउट द साइज ऑफ द पी, तो ये मटर के दाने के जितने होते हैं। A short perineum of less than 4 centimeter resulted in significantly more episiotomies, perineal tears and instrumental deliveries। तूने लिखा हुआ है कि अगर पेरिनियम का साइज़ नॉर्मली 4 सेंटीमीटर होता है, अगर पेरिनियम का साइज़ 4 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो फिर उसके लिए एपिसियोटोमीज़ ये सर्जरी है, जिसको पेरिनोटमी भी कहते हैं। मतलब वो कट लगाने पड़ते हैं, सर्जरी की जाती है, या खुद ही पेरिनियल टीयर्स आ जाते हैं या देने पड़ते हैं, टीयर्स आ जाते हैं। और फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज जो फोर्सअप कह रहे थे, हमने सुना होगा। तो फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज करनी पड़ती हैं बिकॉज द साइज ऑफ द पेरिनियम इज़ वेरी स्मॉल, इट्स लेस दैन 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स। मैंने इनको ना एडिट भी नहीं की हुई पिक्चर्स को। सो ओके, एब्डोमिनल मसल्स आ जाते हैं हमारे पास। उधर क्या है जी? द एंटीरियर एंड लैटरल एब्डोमिनल वॉल इज़ फॉर्म्ड बाय द एब्डोमिनल मसल्स। एंटीरियरली भी अगर देखा जाए तो मसल्स हैं और लैटरली भी देखा जाए तो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बता दें द डीपेस्ट ऑफ द ग्रुप इज़ द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। अब इन सब सब एब्डोमिनल मसल्स में से अगर कोई चीज़ डीपर है तो वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल है, विच लाइज इंटरनली टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ओब्लिक मसल्स के नीचे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल होता है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल हमने देख लिया कि वो बहुत डीप है, और हमने ये भी देख लिया कि एंटीरियरली और लैटरली एब्डोमिनल मसल्स होते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम ईच साइड दीज 3 मसल्स इंसर्ट इनटू अ ब्रॉड एपोन्यूरोसिस विच कनेक्ट्स विद इट्स फेलो एट द लीनिया एल्बा। तो यही अगर आप गूगल पे भी देखें तो शायद आपको समझ भी आ जाए। ये एपोन्यूरोसिस वगैरह की इन्होंने कोई बात ऐसे की हुई है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो 3 मसल्स हैं, इंटरनल ओब्लिक मसल, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल एंड द ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स, ये जो तीनों मसल्स हैं ये ना एपोन्यूरोसिस फेशिया टाइप ही होता है। एपोन्यूरोसिस में जाकर ये अटैच हो रहे होते हैं और फिर विच कनेक्ट्स इट्स फैलो एट द लीनिया एल्बा। तो अगर लीनिया एल्बा देखी जाए ना, वो बिल्कुल सेंटर में वाइटिश सा होती है। अगर इसकी पिक्चर देखी जाए, लीनिया एल्बा बिल्कुल साइड भी होती है और मसल से भी थोड़ी वाइटिश जो एरिया होता है एपोन्यूरोसिस होती है, वो दोनों एपोन्यूरोसिस दोनों साइड से आकर लीनिया एल्बा के ऊपर ना कनेक्ट हो रही होती हैं। तो यही लिखा हुआ है कि ये जो मसल्स हैं वो इंसर्ट कर रहे हैं एपोन्यूरोसिस में, जबकि एपोन्यूरोसिस जाकर किधर कनेक्ट हो रही है? लीनिया एल्बा के साथ, ठीक है। फिर आगे उन्हें लिख दिया दिस टेंडिनस रेफे विच इज़ वाइडर अबव द एम्ब्लाइकस दैन बिलो। तो जो टेंडिनस रेफे है, जो भी टेंडन की वजह से एंड पे मसल के टेंडन नहीं होता ना, तो फिर जो भी टेंडिनस रेफे है वो जो अम्ब्लाइकल रीजन है, ठीक है, अम्ब्लाइकल रीजन के ऊपर ज़्यादा वाइड है बनिस्बत नीचे के। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिकसेटिंग एपोन्यूरेटिक फाइबर्स। डिकसेट का मतलब ही क्या होता है? क्रॉसिंग, मतलब फाइबर्स जैसे क्रॉस होकर एपोन्यूरेटिक फाइबर्स के साथ। एंड द एपोन्यूरोसिस इज रिफाइंड बाय द 2 रेक्टस एब्डोमिनल मसल, और वहाँ पर रेक्टस एब्डोमिनस मसल भी इसी तरह 6 पैक बन रहे होते हैं। अगर ये एपोन्यूरोसिस ना होते, ये टेंडनस रेफे वगैरह ये चीज़ें ना होती, तो 6 पैक्स उनकी पार्टीशन कैसे होती और फिर वो ऐसे मसल्स की वो शेप कैसे बनती, ठीक है। तो यही उन्होंने हमें यहाँ पर बताया। तो ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी, तो हम इसको इसी तरह ही दोबारा से पढ़ लेते हैं। जितना हम कहेंगे तो उतना हम फंसेंगे। है तो फ्रॉम ईच साइड दिस 3 मसल्स इंसर्ट इन द ब्रॉड एपोन्यूरोसिस। तो ये हमने ये देखा कि जो मसल्स थे वो इंसर्ट हो रहे थे एपोन्यूरोसिस में, फिर वो एपोन्यूरोसिस जाकर आगे मजीद लीनिया एल्बा के साथ कनेक्ट हो रही थी। फिर उसने बता दिया कि जो टेंडिनस रेफे होता है वो अम्बलाइकस रीजन के ऊपर ज़्यादा वाइड होता है बनिस्बत नीचे के। और फिर ये बनता कैसे है टेंडिनस रेफे? ये डीकसेटिंग कर रहा होता है जब एपोन्यूरोटिक फाइबर्स आपस में डीकसेट करते हैं
तो फिर ये बन जाता है और जो एपोन्यूरोसिस होता है वो रीइंफोर्स हो रहा था, मतलब मज़ीद प्रोमिनेंट हो रहा है वो जो एपोन्यूरोसिस है वो दो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स की वजह से, विच रन्स इन शीट्स फॉर्म्ड इन एपोन्यूरोसिस ऑन आइदर साइड ऑफ द लीनिया एल्बा। तो लीनिया एल्बा के दोनों दरमियान में लीनिया एल्बा, हमने कहा पेट के बिल्कुल दरमियान में लीनिया एल्बा, साइडों पे तो एपोन्यूरोसिस ही है। तो वो उसने वही बता दिया है कि शीट्स हैं कुछ, उनके अंदर इन्वेलप सा हुआ है ये रेक्टस फीमोरस। फिर उसने बता दिया पार्टिकुलर रेलिवेंस इन फैक्ट दैट द शीट्स आर इलास्टिक लॉन्गिट्यूडनली एंड लेस सो ट्रांसवर्सली। फिर ये हमने याद कर लेना है कि जो ये शीट्स होती हैं ना, अगर इनको लॉन्गिट्यूडनली देखा जाए, लेंथ वाइज देखा जाए तो ज़्यादा इलास्टिक है। अगर हम इन शीट्स को ट्रांसवर्सली देखेंगे तो वो लेस इलास्टिक है। एंड पे उन्होंने ये बात कर दिया। अब हम चूँकि गायनोकोलॉजी पढ़े, अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, जो चीज़ उन्होंने हमें बताई हुई है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ओवरीज वगैरह पर, फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, यूट्रस वगैरह, उनके ऊपर हम फोकस कर लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हुज स्ट्रक्चर इज elongately फंक्शनल। अच्छा, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उन्होंने हमें बता दिया है कि वो कुछ ख़ास किस्म के ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है जिनका स्ट्रक्चर बहुत ही फंक्शनल है। मतलब दो ओवरीज़ उन्होंने हमें बता दी हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में दो ओवरीज़ हैं, दोनों साइड से फिर फ्लोपियन ट्यूब्स लगी हुई हैं, एक यूट्रस है और वजाइना है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने हमें बता दी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में दो ओवरीज़ हैं, फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, यूट्रस है और वजाइना है। तो इन चारों चीज़ों के बारे में हम देख लेंगे, ओवरीज़ देख लेंगे, फ्लोपियन ट्यूब के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और वजाइना और यूट्रस के बारे में। ओवरीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है? ओवरीज प्रोड्यूस ओवा, ओवरीज एग प्रोड्यूस करते हैं, ओवा मीन्स एग, ओवरीज एग प्रोड्यूस करती हैं, ऑल्सो secrete एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे दिमाग में, ब्रेन में जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उसको डायरेक्शन देता है कि अब एस्ट्रोजेंस प्रोड्यूस करो, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करो, ठीक है, ग्लैंड को जो कि हेड है उसका। तो ओवरीज ने बता दिया हमें ओवा प्रोड्यूस कर रहा है, और ओवरीज भी साथ एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट कर रही हैं, लेकिन किसकी डायरेक्शन से? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। फिर इसने लिखा है इन द कॉर्टेक्स ऑफ दीज टू पिंकिश ग्रे स्ट्रक्चर्स द साइज एंड शेप ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, तो फिर इसने बता दिया है कि जी इन द कॉर्टेक्स ऑफ दीज टू पिंकिश ग्रे स्ट्रक्चर्स, तो जो ओवरीज हैं वो पिंक सी हैं और ग्रे सी हैं, पिंकिश ग्रे उनका स्ट्रक्चर है, और उनका जो साइज़ है और उनकी जो शेप है वो एलिमेंट जैसी है, मतलब बादाम इतनी सी, वो छोटी सी ओवरीज हैं, शेप भी वैसी है, छोटी छोटी ओवरीज हैं और लाया करती हैं, और उसके अंदर क्या है जी, थाउजेंड्स ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। और इन ओवरीज के अंदर आप देख लें कि प्राइमरी फॉलिकल्स हज़ारों की तादाद में, वो प्राइमरी फॉलिकल्स और ईच कंसिस्टिंग ऑफ इमेच्योर ओवम। तो फॉलिकल्स के अंदर ओवम होता है, ठीक है, एंड अ सिंगल लेयर। तो उन्होंने यही बता दिया कि फॉलिकल्स हैं थाउजेंड्स की तादाद में, और उसके अंदर इमेच्योर ओवम है और साथ सिंगल लेयर ऑफ स्ट्रोमा सेल्स भी है, स्ट्रोमा सेल्स भी होते हैं। एट बर्थ द ओवरीज कंटेन अबाउट 2 मिलियन फॉलिकल्स, ठीक है, जब एक फ़ीमेल बेबी की बर्थ होती है, जब एक गर्ल की बर्थ होती है तो उसके अंदर 2 मिलियन 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, बाय द, जिसको हम आई थिंक से 20 लाख कहते हैं। तो 2 मिलियन फॉलिकल्स होंगे बाय द 7 years of age। देयर हैज़ बीन सम वेस्टेज एंड वीडिंग आउट ऑफ द imperfect सेल्स टू reduce दिस नंबर टू अबाउट 3 लाख। तो 20 लाख से 3 लाख रह गए हैं, मतलब इस तरह वो जो वेस्ट चीज़ें थी, जो ख़राब थी, जो इम्परफेक्ट सेल्स थे, वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, वो वेस्टेज उनकी जो थी वो मतलब वो बाहर निकल जाते हैं। प्रोसेस दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ, और ये एक प्रोसेस है जो कि पूरी लाइफ तक रहता है, ठीक है। 7 ईयर पहले बर्थ में हमने 2 मिलियन देखा, और 7 years ऑफ एज में हमने देखा 3 लाख रह जाता है। और फ्रॉम प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है, थ्रू द रिप्रोडक्टिव ईयर, दो द प्रोडक्टिव ईयर्स, अ नंबर ऑफ फॉलिकल्स डिवेल्प बट यूजली ओनली वन फॉलिकल राइपन्स फुली एवरी मंथ। तो उसने कहा जब मतलब फीमेल प्यूबर्टी, मतलब जब वो अडल्ट हो जाती है, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ईयर्स जो उसके होते हैं, तो जो फॉलिकल हैं वो डेवलप करते हैं, और सिर्फ एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है, एक ही एग उसके अंदर मैच्योर होता है, जो कि राइपन होता है, और हर महीने। फिर उसने लिख दिया है द ओवम इन दिस फॉलिकल डिवेल्प्स इन साइज एंड इन मैच्योरिटी। जो भी ओवम उसके अंदर होता है वो अपने साइज़ भी उसका ठीक हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है। एंड द स्ट्रोमा सेल्स डिफरेंशिएट सो एज टू एबल टू सिक्रीट एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन। और जो उसके स्ट्रोमा सेल्स होते हैं, हमने बात की थी ना कि फॉलिकल्स के अंदर एग भी होता है और सिंगल लेयर ऑफ स्ट्रोमा सेल्स होती है, तो फिर जो स्ट्रोमा सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं और फिर इस काबिल हो जाते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन
ठीक है। ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स हैं और फॉलिकल्स के अंदर से उन्होंने कहा जब वो डिफ्रेंशिएट होंगे तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेंगे इन इंक्रीजिंग अमाउंट। एट द ओवुलेशन द ओवम इज ejected from the surface of the ovary into peritoneal cavity to be directed by the fimbria in the fallopian tube। तो यही है कि जो ओवम है उसने इजेक्ट आउट होना होता है, ओवरी से बाहर निकलना होता है, वो फिम्ब्रिया के ज़रिए मतलब फिर वो वहाँ पहुँच जाता है जिधर उसने पहुँचना है, पेरिटोनियल कैविटी में जाना है। फ्लोपियन ट्यूब होती है ना, ओवरी ओवरी के साथ फ्लोपियन ट्यूब अटैच है, और जो फ्लोपियन ट्यूब की जो उसका स्टार्ट होता है ना, ओवरी के साथ जो अटैच है वो फिम्ब्रिएटेड होता है, बिल्कुल ऐसे फिम्ब्रिया टाइप होता है। ठीक है। तो फ़लोपियन ट्यूब के साथ वो होता है, तो उससे गुज़र कर फिर वो एग वगैरह जहाँ भी जाना है उसने वो चला जाता है। फिर लिखा है कि आफ्टर ओव्यूलेशन द फॉलिकल collapses एंड अंडरगोज अ फर्दर फेज ऑफ डेवलपमेंट टू बिकम अ कॉर्पस ल्यूटियम। अब उन्होंने हमें बता दिया कि कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है। एक्चुअली जो हमारी मैम ने भी हमें क्लास में बताया था वो यही है कि कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है कि एक्चुअली जो एग होता है, जो ओवा होता है, जब वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब ऊपर जो उसका शेल होता है, तो वो शेल को हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। जिस तरह अगर हम मुर्गी का अंडा तोड़ते हैं तो अंदर से वो जो यॉक एंड एवरीथिंग चीज़ निकल आती है, वो ठीक है, वो एक पार्ट है। जो उसका जो वाइट शेल है, हम उसको कॉर्पस ल्यूटियम कह सकते हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन द फॉलिकल collapse, तो यही बात की है उन्होंने कि फॉलिकल collapse कर जाता है और कुछ डेवलपमेंट करता है और वो कॉर्पस ल्यूटियम होता है। सो कॉल्ड येलो इन अपीयरेंस, इसका नाम हमने ये इसलिए दिया है क्योंकि वो येलो कलर का होता है। तो अब हमने ये याद रखना है कि फॉलिकल collapse किया था, ओव्यूलेशन के बाद फॉलिकल collapse किया था और उसने कुछ डेवलपमेंट की थी और उसको हमने कॉर्पस ल्यूटियम का नाम दे दिया। इट कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड then if fertilization of the ovum does not occur shrivels। अच्छा, तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम की बात कर रहे हैं कि इट कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब वो एस्ट्रोजन भी रिलीज़ कर रहा है, वो प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज़ कर रहा है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, श्रिवल हो जाता है आफ्टर अबाउट 10 डेज़। 10 दिनों के अंदर अंदर अगर उसने देखा है कि ओव्यूलेशन हुई है, ओव्यूलेशन हुई है मतलब एग रिलीज़ हुआ है फ्रॉम द ओवरीज, एग रिलीज़ हुआ है फ्रॉम द ओवरीज, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो वो फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है जी, वो जो रप्चर हुआ हुआ था वो फिर श्रिवल हो जाता है और प्रेगनेंसी अकर्स द कॉर्पस ल्यूटियम enlarges एंड continues टू बी एक्टिव फॉर 4 months। तो ठीक है, प्रेगनेंसी अगर नहीं अकर हुई थी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, तो वो 10 दिन के अंदर मज़ीद श्रिंक हो जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, प्रेगनेंसी अगर हो जाती है, तो फिर वो इनलार्ज हो जाता है और फिर वो कंटिन्यूज़ टू एक्टिव वो 4 मंथ्स के लिए अपना प्रोसेस करता रहता है जो उसने एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना है कॉर्पस ल्यूटियम ने। ठीक है। Thus, over the years, the initially smooth ovarian surface becomes increasingly wrinkled and puckered, and in the woman in her late 40s, like 49, 48, near to 50, there are just a few hundred follicles left at most। ठीक है, तो उसने यही कहा है कि ओवर द ईयर्स क्या होता है जी, जो इनिशियली स्मूथ ओवेरियन सरफेस थी वो अब रिंकल्ड। अब कुछ जब साल गुजर जाते हैं तो पहले जो ओवरी की सरफेस बड़ी स्मूथ सी थी, अब वो रिंकल्ड हो जाती है, वो पकड़ हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जब लेट 40s में वुमेन पहुंचती है यानी नियर 50 होती है, तो फिर चंद 100 फॉलिकल्स जस्ट रह जाते हैं। कहाँ वो लाखों में थे, हज़ारों में थे, और वो 100 में रह जाते हैं। फिर फ़्लोपियन ट्यूब्स की अगर बात करें, अच्छा, द टू फ़्लोपियन और यूट्रिन ट्यूब्स कनेक्ट द ओवरीज विद द यूट्रस। तो दो ही फ़्लोपियन ट्यूब्स होती हैं जो कि ओवरी को यूट्रस के साथ जोड़ी होती है। ये फ़्लोपियन, ये ओवरी है, ओवरी से फ़्लोपियन ट्यूब निकल रही है और साथ वो यूट्रस के साथ जुड़ रही है, तो इसने ओवरी को यूट्रस के साथ जोड़ दिया है। द आउटर एंड ऑफ द ट्यूब इज़ फनल शेप्ड। जो आउटर एंड होती है वो थोड़ी ऐसे फनल, सुराही टाइप फनल शेप्ड होती है। एंड फिम्ब्रिएटेड, हमने पहले भी बात की थी कि जो फ़्लोपियन ट्यूब होती है वो फिम्ब्रिएटेड होती है। वन फिम्ब्रिया इज़ लॉन्गर दैन दी अदर। तो दो ओवरीज है ना, तो दो साइड से होती है उसका, तो एक फिम्ब्रिया थोड़ा लंबा होता है दूसरे की निस्बत, और वो अटैच होता है ओवरी के साथ। फिर उसने बता दी द टेंटिकल लाइक प्रोसेस ऑफ फिम्ब्रिया, मतलब नुकीला टाइप आई थिंक सो, द टेंटिकल लाइक प्रोसेस ऑफ द फिम्ब्रिया आर एबल टू मूव apparently stimulated in some way to search for and facilitate the passage of the ova into the tube। तो जो फिम्ब्रिया है वो थोड़ा सा मूव भी कर रहा होता है, वो थोड़ा स्टिमुलेट भी हो जाता है इन द सर्च फॉर एंड फैसिलिटेट द पैसेज, मतलब वो ओवा को एक किस्म की जगह दे रहा होता है कि वो अंदर से गुजर सके इन द ट्यूब, वो ट्यूब के अंदर चला जाए।
तो वो फिम्ब्रिया इस टाइप का काम कर रहे होते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड गेन्स एक्सेस टू द प्रॉक्सिमल एंड वही होगा जो कि आई थिंक सो यूट्रस के बिल्कुल साथ अटैच है, वो प्रॉक्सिमल एंड होगा। जो प्रॉक्सिमल एंड है वो गेन एक्सेस करता है जो द यूट्राइन कैविटी आइदर साइड ऑफ द यूट्राइन फंडस। तो वो किसी भी साइड से अपर पार्ट, अब यूट्रस अगर देखा जाए तो यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड इस्थमस। नाम सुना था मैंने, इस्थमस, ठीक है। तो फंडस ऊपर वाला हिस्सा है और जो ट्यूब है उसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, जब वो उधर तक जाएगा, जो ट्यूब से अब उसने यूट्रस में ही तो जाना है, तो उन्होंने क्या लिख दिया है, आइदर साइड ऑफ द यूट्रस फंडस, तो वो एक्सेस उसको मिल जाती है। द ट्यूब दम सेल्स आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये भी एक MCQ है कि जी फिलोपियन ट्यूब कितनी लंबी होती हैं, जी 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। और द लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स इज़ बोथ सिलिएटेड एंड सिक्रीटरी। जो लाइनिंग होती है ना अंदर वाली ट्यूब की, जो फिलोपियन ट्यूब अंदर सिक्रीशंस में है ताकि एग अंदर मूव कर सके। जो ओवा है वो उसको सिक्रीशंस भी मिलती रहती हैं और सीलिया होता है, सीलिया की वजह से वो मूव करता है और सिक्रीशन की वजह से उसको नरिशमेंट मिलती रहती है, न्यूट्रिशन मिलती रहती है। Thus, once in the tube, an ova is not only propelled but also nourished. तो ना से वो प्रोपेल करता है, सीलिया की वजह से ना से वो प्रोपेल कर रहा है, आगे की तरफ धकेला जा रहा है, बल्कि नरिशमेंट भी उसको मिल जाती है। इट सीम्स लाइकली दैट द कंसेप्शन मोस्ट कॉमनली अकर्स इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन ऑफ द डिस्टल थर्ड एंड द प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द ट्यूब। तो ये बात हमें पता है कि हमने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में या अर्ली ईयर्स ऑफ, मतलब हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमने यही देखा था कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, ठीक है। जब स्पर्म आकर ओवा से मिलता है, ओवम से अटैच होता है, फर्टिलाइज होता है, तो वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो उसने यही हमें बता दिया कि किधर करके हो रही होती है, कि मोस्ट कॉमनली अकर्स इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन, जहाँ पर जंक्शन होती है, डिस्टल थर्ड, इसको आपने याद करना है, डिस्टल थर्ड एंड प्रॉक्सिमल 2/3। डिस्टली देखा जाए तो वो थर्ड है और प्रॉक्सिमली देखा जाए तो 2/3, 2/3 ऑफ द रेलिवेंट ट्यूब के अंदर इधर उसने बताई है कि कंसेप्शन हो रही होती है। फिर जो ट्यूबल सिक्रीशंस हैं कंटेन द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू कंडीशन द स्पर्म एंड ओवम फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नॉट कैपेसिटेशन। अच्छा, अब उसने बता दिया है कि जो ट्यूब्स होती हैं, उन जो ट्यूब के अंदर, जो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जो सिक्रीशन है ना, उनके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी वजह से फर्टिलाइजेशन मज़ीद हो पाती है। मतलब ट्यूब के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल है, कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कंडीशन कर देता है, मतलब जो मेक इट पॉसिबल कर देता है कि स्पर्म और ओवन की फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो इस चीज़ को, इन इंग्रेडिएंट्स की वजह से, इन सिक्रीशंस की वजह से जो हो रही है फर्टिलाइजेशन, उसको हमने कैपेसिटेशन का नाम दे दिया, कि मतलब हम, मतलब कि वो इसको होने दे रहा है। तो ये कैपेसिटेशन है। तो इसको याद रखना है कि जो ट्यूबल सिक्रीशंस थी, सिक्रीशंस के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जिन्होंने कंडीशन कर दिया इनकी फर्टिलाइजेशन को, तो इसको हमने कैपेसिटेशन कह दिया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऐसी प्रेगनेंसी जो यूट्रस के बाहर होती है, मतलब फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही वो कंसीव कर गया, उधर इम्प्लांटेशन हो गई, उधर ही कंसेप्शन या जो भी है वो हो गई है, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। वो इन द फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। तो यूट्रस के बाहर अगर हो गई है तो यूजली फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही अगर वो उधर ही रुक गया और उधर ही नरिश हो रहा है, मरोला या जो भी, तो वो ठीक नहीं होता, ख़तरनाक होती है वो। तो क्योंकि मेन जो होती है वो बेबी की बर्थ के लिए, उसकी पूरी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए वो यूट्रस ठीक जगह। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में उन्होंने बता दिया कि फर्टिलाइज्ड ओवम, जो ओवम था, जो फर्टिलाइज हुआ हुआ ओवम है, वो इम्प्लांट हो गया है आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, यूजुअली इन द फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, हमने फ्लोपियन ट्यूब्स भी देख ली, हम यूट्रस देखेंगे और वजाइना देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है और ये जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। यूट्रस की बात कर लेते हैं। यूट्रस को वूम्ब भी कहते हैं, जिसको हम उर्दू में, जिसको बच्चादानी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यूट्रस कंसिस्ट ऑफ द फंडस, द बॉडी एंड द इस्थमस। ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को फंडस कहते हैं, दरमियान वाले को बॉडी कहते हैं, सबसे नीचे वाले को इस्थमस कहते हैं, विच इज़ नो मोर देन 5 मिलीमीटर इन डेप्थ बट डेवलप्स इन लोअर सेगमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसने बता दिया कि इस्थमस इतना छोटा होता है जो कि 5 मिलीमीटर से भी एक किस्म का कम ही होता है अपनी डेप्थ में, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ये वाला पार्ट भी डेवलप हो जाता है। तो ये उन्होंने हमें बात बता दिया कि आफ्टर प्रेगनेंसी ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इस्थमस, अदरवाइज इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, 5 मिलीमीटर से भी कम होता है इन डेप्थ में। ये हमने यूट्रस के 3 पार्ट्स देख लिए। अब उन्होंने क्या बताया है यूट्रस की शेप।
अब उन्होंने बताया है कि यूट्रस इज़ द शेप ऑफ इन्वर्टेड पियर। जो नाशपाती होती है ना, ऊपर से थोड़ी सी नैरो होती है, नीचे से ब्रॉड होती है। तो अगर उसको उल्टा कर दें तो यूट्रस भी ऊपर से ब्रॉड है और नीचे से वो नैरो है। तो ब्रॉड एंड नैरो एक पियर जिस तरह, ठीक है, एक नाशपाती जैसा होता है। तो यूट्रस इज़ द शेप ऑफ एन इन्वर्ट, जैसे कि इन्वर्टेड मतलब उल्टा कर दिया हो पियर को। एंड इन द नली पैरस अडल्ट इट मेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो नली पैरस का मतलब यही होता है कि वर्जिन यानी जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई अडल्ट, उसके अंदर इसका साइज़ क्या होता है यूट्रस का, 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मतलब ये बहुत छोटी सी है, 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 6 सेंटीमीटर वाइड है और 4 सेंटीमीटर थिक है और इट वेज अबाउट 50 ग्राम। 50 ग्राम इतनी छोटी। और उसके अंदर अल्लाह ताला सुबहान व तआला के मतलब उसके अंदर फिर एक बेबी बर्थ कर रहा होता है, ठीक है, वो मतलब होता है। तो ये उन अल्लाह ताला की शान है कि मतलब इट्स अबाउट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक एंड वेज अबाउट 50 ग्राम्स। फिर आगे उन्होंने लिखा है कि इट इज़ अ होलो ऑर्गन विद अ थिक मस्कुलर वॉल। तो ये हाली, होलो मीन्स एम्प्टी, होलो ऑर्गन है जिसकी जो मस्कुलर वॉल होती है। अब ये जो यूट्रस है ना, उसके साथ मस्कुलर वॉल भी होती है, तभी तो यूट्रस कंट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स करता है। जब वो कंट्रैक्ट करता है तभी तो डिलीवरी होती है, जो कि पेरिस्टालसिस इसके अंदर भी होती है और तब जाके होती है। तो वो मस्कुलर एक थिक सी मस्कुलर वॉल होती है जिसको मायोमीट्रियम कहते हैं, लाइन विद लश हाईली वास्कुलर एंडोथेलियम, ठीक है। तो यूट्रस के बिल्कुल साथ मस्कुलर लेयर है जिसको हमने मायोमीट्रियम का नाम दिया और उसके ऊपर उन्हें बताइए लश हाईली, उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, हाईली वास्कुलर एंडोथेलियम होती है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या जब पीरियड्स आते हैं तब यह वाली वॉल शेड ऑफ होती है। ये जो एंडोथेलियम वॉल है जो वास्क्यूलर है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, वो शेड ऑफ होती है बाहर से, ठीक है। हुज थिकनेस, अभी उन्होंने क्या बता दिया, वास्कुलर एंडोथेलियम एंडोमेट्रियम हुज थिकनेस वेरीज विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है कि जितने मतलब किस हिसाब से वो आ रहे हैं पीरियड्स, उस हिसाब से उसकी थिकनेस होती है। वो डिपेंड कर रही है, वो वेरी कर रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, बट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलीमीटर। लेकिन उन्होंने फिर भी उसकी थिकनेस बता दी है जो कि 1.5 मिलीमीटर है। फिर आगे लिखते हैं जी, द म्यूकस मेम्ब्रेन इज शेड एट ईच मेंस्ट्रुएशन एंड कंसिस्ट ऑफ कॉलमनर। अच्छा, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है उन्होंने बताई है जो कि एंडोथेलियम की लेयर है जो कि 1.5 मिलीमीटर है। तो उन्होंने कहा है ये हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये शेड ऑफ होती है। और ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब जब पीरियड्स आते हैं तो वो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड मनी ट्यूब लाइक यूट्राइन ग्लैंड्स। कॉलमनर एपिथेलियम होता है उसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं और ट्यूब लाइक यूट्राइन ग्लैंड्स होते हैं। फिर आगे हम आ जाते हैं कि आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम, अगर ओवम इम्प्लांट हो जाता है, द एंडोमेट्रियम इज कार्ड द डिसाइडुआ। जिस तरह हमें मैम ने क्लास में बताया था व्हाट इज़ द डिसाइडुआ, इट इज़ द प्रेग्नेंट यूट्रस। मैम ने ऐसे नाम दिया था कि मतलब इम्प्लांटेड, जिसके अंदर इम्प्लांटेशन हो गई है। अब वो जो सॉरी, अच्छा, तो इम्प्लांटेशन मतलब उसके अंदर हो गई है। और हम एंडोमेट्रियम क्या था, एंडोमेट्रियम इज़ व्हाट, एंडोमेट्रियम इज़ एक्चुअली द वॉल, द लाइनिंग अबाउट अबव द यूट्रस। अच्छा, तो हम यही बात कर रहे थे कि आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड द डिसिडुआ या डिसाइडुआ। इसको हमने इसका ये नाम क्यों दिया, बिकॉज इट इज़ शेड फॉलोइंग द डिलीवरी। अब उसने आफ्टर डिलीवरी शेड ऑफ होना है, पहले वो जो शेड हो रही थी अब वो नहीं होगी और उसको हमने डिसाइडुआ का नाम दे दिया जो कि आफ्टर डिलीवरी शेड ऑफ हो गई। इट इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ये जो एंडोमेट्रियम जिसको हम कह रहे थे, जो लाइनिंग थी, जो लेयर थी कॉलमनर एपिथेलियम की, वो क्या होती है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सोर्स होती है। उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जा रहे होते हैं। फिर आगे उन्होंने बता दिया द मसल फाइबर्स ऑफ मायोमीट्रियम आर स्मूथ एंड इनवॉलंटरी, ठीक है। अब जो मायोमीट्रियम के जो मसल्स हैं वो भी स्मूथ है। हम तो नहीं यूट्रस को कहते हैं जी कंट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, नो, वो खुद ही रिलैक्स हो रही हैं या वो स्मूथ मसल्स हैं यानी इनवॉलंटरी हैं वो, ठीक है। और वो स्वाटिंग द फंडस एंड द बॉडी एंड इनसर्टलिंग द स्ट्रेस, तो ऑब्वियसली इस्थमस। तो वो जो मायोमीट्रियम है वो इन पूरे यूट्रस के गिर्द सर्कल हुई हुई है, इन सर्कल हुई है, उसने रैप किया हुआ है।
फिर आगे उसने बता दिया है द फाइबर्स मैनिफेस्ट यूनिक प्रॉपर्टीज़ इन प्रेगनेंसी एंड इन लेबर। तो ये जो फ़ाइबर्स हैं, जो मसल फ़ाइबर्स हैं, ये प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा-सा मतलब यूनिक प्रॉपर्टी करेंगे, कि मतलब रिलैक्स रहेंगे, कि वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना करें। लेबर के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। इन प्रेगनेंसी द ग्रो एंड स्ट्रेच टू अकोमोडेट द फीटस। और ये अल्लाह ताला की शान है, ये आप देख रहे हैं कि वो इनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये जो मसल फ़ाइबर्स हैं वो स्ट्रेच कर रहे होते हैं, ताकि फ़ीटस का जो साइज़ अगर बड़ा हो रहा है, तो वो उसके अंदर अकोमोडेट होता जाए। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे और हमारी लास्ट हेडिंग रह जाएगी वेजाइना। इन लेबर दे सिस्टमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सिंग ईच टाइम टू अ लेंथ जस्ट लेस दैन दे वर बिफोर। तो उन्होंने कहा है कि लेबर में अब क्या होता है कि जो मसल फाइबर्स हमने कहा है ना, जो कि यूट्रस के गिर्द है, फंडस सिस्टमस और बॉडी के इर्द गिर्द जो मसल फाइबर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, वो रिलैक्स भी कर रहे हैं ना लेबर के वक्त ना। लेकिन जब रिलैक्स करेंगे हर उस दफ़ा कि वो अपनी लेंथ से ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, मतलब इस तरह रिलैक्स करेंगे टू अ लेंथ जस्ट लेस दैन दे वर बिफोर, कि इस तरह वो अपनी साइज़ में वापस आती है यूट्रस, कि अब की बार वो इस तरह यू नो रिलैक्स हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस तरह रिलैक्स कर रहे हैं कि वो छोटे हो रहे हैं। दिस शॉर्टनिंग इज कॉल्ड द रिट्रैक्शन। तो हमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ रिट्रैक्शन। तो इसके अंदर रिट्रैक्शन डिफरेंट है, कि मतलब जो मसल फाइबर्स हैं इन लेबर वो इस तरह से रिलैक्स करेंगे कि वो छोटे हो जाएंगे उस लेंथ से जितने वो पहले थे। एंड इट इज़ द मीन्स बाय विच द यूट्राइन कैविटी बिकम्स प्रोग्रेसिवली स्मॉलर एंड द फीटस इज एक्सपेल्ड। इस तरह फिर वो जो यूट्राइन कैविटी है वो छोटी होती जाती है, और फीटस वो आगे की तरफ जाता है, वो पीछे नहीं जाता बल्कि वो आगे की तरफ जाता है, एक्सपेल हो जाता है। द बॉडी ऑफ द यूट्रस लाइज अगेंस्ट द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द ब्लैडर। अब उसने हमें बता दिया है कि वो किधर होती है जी, जो बॉडी होती है यूट्रस की, वो लाई कर रही होती है अगेंस्ट द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द ब्लैडर। तो सुपीरियर सर्फेस के बिल्कुल अगेंस्ट होती है ब्लैडर के, एंड मूव्स एज द ब्लैडर फिल्स एंड एम्प्टीज। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ब्लैडर के ऊपर है, ठीक है। तो जब ब्लैडर फिल हो जाता है या ब्लैडर मूव करता है, तो फिर वो भी मूव करती है, ठीक है। इसलिए इन द लास्ट ट्राइमेस्टर जब बेबी का लोड पड़ता है ब्लैडर पे, तो फिर फीमेल के अंदर इनकॉन्टिनेंस आ जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती। तो यही उन्होंने बताया है कि इट लाइज अगेंस्ट द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द ब्लैडर, कि उसके मतलब एक किस्म के ऊपर है, आप कह सकते हैं। फिर आगे आ जाता है कंजेनिटल malformations ऑफ द यूट्रस अकर रिजल्टिंग फॉर एग्जांपल इन यूट्रस बीइंग इन टू सेपरेट हाफ्स टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। कंजेनिटल होता है पैदाइशी malformations। अगर malformation आ गया, अगर यूट्रस थोड़ी सी मतलब पैदाइशी तौर पे ठीक नहीं है, तो वो क्या होगी, वो हाफ्स में होगी, उसके दो हाफ्स होंगे, टू अ ग्रेटर और द लेसर एक्सटेंट। एक हाफ दूसरे से बड़ा हो सकता है, बायकार्नुएड यूट्रस कहते हैं हम इसको। बाय का मतलब आगे दो होता है, तो मतलब वो हाफ्स में आई है यूट्रस, ये उसकी malformation हो सकती है। द सर्विक्स और द नेक ऑफ द वूम्ब फॉर्म्स अ फ्यूजिफॉर्म और द स्पिंडल शेप्ड कनाल। तो जो सर्विक्स है ना, वो भी एक किस्म की एक रास्ता सा है, कनाल सी है एक। सर्विक्स एक किस्म का एक रास्ता है, वो भी फ्यूजिफॉर्म सा स्पिंडल शेप्ड कनाल है। एट द जंक्शन ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द यूट्रस विद द वेजाइना। मतलब जो वेजाइना है और यूट्रस है, उसके दरमियान एक लिंक सा क्रिएट कर रही है, वो सर्विक्स है, ठीक है। बॉडी ऑफ द यूट्रस और वेजाइना के दरमियान सर्विक्स होती है। फिर इट कंसिस्ट चीफली ऑफ द फाइब्रस कोलेजिनस एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू बट कंटेन्स सम अनसेटलिंग डिस्पोज्ड। अच्छा, तो फिर ये किस पर मुश्तमिल होती है? इट कंसिस्ट चीफली ऑफ द फाइब्रस कोलेजिनस एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़। यह किसकी बात हो रही है? सर्विक्स की बात हो रही है, ठीक है। सर्विक्स के पास फाइब्रस चीज़ें भी होती हैं, कोलेजिनस भी और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं, बट contains some circulating disposed muscle fibers 10% in the proximal part or internal orifice। मतलब उन्होंने यही बताया हुआ है कि इस सर्विक्स की दो ओपनिंग्स होती हैं, एक इंटरनल ओपनिंग होती है और एक एक्सटर्नल होती है। मैम ने क्लास में कुछ ऐसे ही बताया था कि जो इंटरनल होती है वो किसके साथ जॉइंट होती है, इंटरनल बॉडी के साथ, बॉडी ऑफ द यूट्रस के साथ, और जो एक्सटर्नल होती है वो वजाइना के साथ। कुछ ऐसा ही मैम ने नेक्स्ट सेकंड लेक्चर जो मैंने लिया था उसमें बताया था। द डिस्टल टू थर्ड्स प्रोट्यूड्स इनटू एंड फॉर्म्स द वॉल्ट ऑफ द वजाइना। तो ये उन्होंने बताया, जो डिस्टल टू थर्ड्स होते हैं वो प्रोट्यूड कर रहे होते हैं और फॉर्म कर रहे होते हैं वॉल्ट ऑफ वजाइना। तो ये दो ऑरिफिस हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल के ऊपर ही बस हाईलाइट हुआ हुआ था, ये बाकी चीज़ें हमने खुद के लिए लिखी हैं।
कि जो होती है इंटरनल कंसिस्ट ऑफ द चीफली ऑफ फाइबर्स, मतलब जो इंटरनल ओपनिंग है वो फाइबर्स भी हैं, कोलेजन भी है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हैं और कुछ सर्कुलेटिंग डिस्पोज्ड मसल्स भी हैं, 10% मसल्स भी हैं, कुछ फाइबर्स हैं। और वो मेरे ख्याल से बॉडी के साथ अटैच है। और जो डिस्टल टू थर्ड हिस्सा होता है वो थोड़ा सा प्रोट्रूड कर रहा होता है और वो एक वॉल्ट ऑफ वेजाइना बना रहा होता है, लोअर पोर्शन का एक्सटर्नल ओपनिंग है जो भी कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा था। और सबसे लास्ट वाली हेडिंग अब हम देख लेंगे वेजाइना और हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। Vagina is about 7.5 centimeter long and passes upwards and backwards parallel with the pelvic floor। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ 1 घंटे की टाइम लिमिट हमें देती है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो सिर्फ 10 मिनट्स रह गए। होप सो ये कवर हो जाएगा। तो वेजाइना क्या होता है जी? वेजाइना एक ओपनिंग है, ठीक है, और ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और पासिस अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स एंड पैरेलल टू द पेल्विक फ्लोर। तो ये उसने ये बताया हुआ थोड़ी ऊपर है थोड़ी नीचे है और पेल्विक फ्लोर के यानी पैरेलल है। तो ये लाइन आपने खुद ही याद करनी है कि एक तो इसकी लेंथ बता दी है 7.5 सेंटीमीटर होती है, इतनी सी होती है 7.5 की, और फिर बता दिया कि ये लॉन्ग भी होती है और ये पास कर रही है ऊपर की जानिब भी और अपवर्ड जा रही है। ये एमसीक्यू आ सकता है ना कि वजाइना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पास कर रही अपवर्ड कर रही है और बैकवर्ड जा रही है, लेकिन किसके? और पैरेलल है पेल्विक फ्लोर के। तो वजाइना कनेक्ट्स विद द यूट्रस वाया सर्विक्स विच प्रोजेक्ट्स इनटू अ वॉल्ट। तो जो वेजाइना है, अगर वेजाइना सर्विक्स के साथ जुड़ तो रही है, उसका कनेक्शन हो रहा है, लेकिन किसके ज़रिए? सर्विक्स, दरमियान में सर्विक्स होती है। तो वेजाइना इज़ कनेक्टिंग विद यूट्रस वाया सर्विक्स। और सर्विक्स के बारे में बता दिया कि वो एक वॉल्ट से ओपनिंग सी है, वॉल्ट के अंदर प्रोजेक्ट कर रही है। वेजाइना इज़ पोजिशनड पोस्टीरियरली टू द यूरेथ्रा एंड द बेस ऑफ द ब्लैडर एंड एंटीरियरली टू द रेक्टम। फिर आगे से वेजाइना की पोजीशन बता दी है उन्होंने कि जो यूरेथ्रा है, ठीक है, उसके पीछे है। वेजाइना उसके यूरेथ्रा के पीछे है और जो ब्लैडर है उसके बेस पर है और रेक्टम के आगे है। तो ये तो आपने याद ही कर लेना, खुद ही याद करना है कि वजाइना किस तरह पाई जा रही है। जो यूरिथ्रा थी उसके पीछे है, यूरिथ्रा के पीछे, ब्लैडर की बेस पे और रेक्टम के एंटीरियरली। फिर आगे म्यूकाइड एंड सीरियस एक्सुडेट्स फ्रॉम द एंडोमेट्रियम सर्विक्स एंड थ्रू द वजाइना वॉल हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन अपोजिंग अपवर्ड ट्रैकिंग ऑफ द इन्फेक्शन। आगे उसने यही बता दिया है कि जो कुछ सिक्रीशंस आ रही होती हैं जो म्यूकस वाली या सीरम जिसको कहते हैं म्यूकाइड एंड सीरस, जो एक्सुडेट्स हैं जो निकल रहे हैं एंडोमेट्रियम से आ रहे हैं या सर्विक्स से आ रहे हैं या वजाइना से कुछ सिक्रीशंस आ रही हैं, उनका क्या रोल होता है? उनका यही रोल होता है कि वो उन पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, वो डाउनवर्ड आ रही है और इसलिए इन्फेक्शन ऊपर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन नहीं होता इन सिक्रीशंस की वजह से, ठीक है। इनकी पीएच इतनी रहती है, पीएच 4 रहती है, एसिडिटी रहती है, यहाँ पे एक्टिविटी लिखा हुआ है वो एसिडिटी है, ठीक है। तो पीएच उनकी 4 रहेगी तो फिर कोई इन्फेक्शन ऊपर की तरफ नहीं आता। बाय देयर ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड मूवमेंट एंड देयर बाय देयर एसिडिटी, आई थिंक सो होगा, ये पीएच 4 है, विच प्रिवेंट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मोस्ट पैथोजेंस। तो पीएच इतनी है और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है तो फिर उधर पैथोजेंस वो डेवलप नहीं होंगे। फिर आखिर में इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी रह गई थी कि इन्फेक्शंस ऑफ वेजाइना कैन स्प्रेड टू द यूरिथ्रा, यूरिथ्राइटिस। जो इन्फेक्शन होता है वेजाइना का वो स्प्रेड कर रहा होता है यूरिथ्रा की तरफ, जिसको हमने यूरिथ्राइटिस, अगर यूरिथ्रा का इन्फेक्शन है तो वो यूरिथ्राइटिस होगा। है किसका इन्फेक्शन? वेजाइना का। ये सारे इन्फेक्शन वेजाइना के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जा रहे हैं। इन्फेक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ है? वेजाइना से। और यूरिथ्रा में गया तो यूरिथ्राइटिस है, अगर ब्लैडर में गया तो सिस्टाइटिस है, यूटरस में गया है, यूट्रस में गया है तो एंडोमीट्राइटिस, हमने बात की थी ना, एंडोमीट्रियम होती है वो वाल उसकी, तो एंडोमीट्राइटिस। अगर ट्यूब्स, फिलोपियन ट्यूब्स में गया तो सैल्पिंजाइटिस है, और फिर पेरिटोनियल कैविटी में गया तो पेरिटोनाइटिस है। सिर्फ ब्लैडर का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, सिस्टाइटिस, और ट्यूब्स का सैल्पिंजाइटिस। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 हमने जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट देखा है और इनोमिनेट्स बोन्स देखी हैं, ये सब कुछ चीज़ें देखी हैं, और आई होप सो कि इट विल हेल्पफुल फॉर यू गाइस। कीप मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स, आई रियली नीड देम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।